ऐसी मिस्टेक्स या बातें जो कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम फाइल करते समय ध्यान देनी चाहिए। ये सारी ऐसी मिस्टेक्स या बातें हैं जो हमारे प्रीवियसली किसी ना किसी एसएससी के द्वारा गलती की गई और उन्हें फिर अननेसेसरी में एक्स्ट्रा डिमांड और पेनल्टी पे करनी पड़ी। सबसे पहली बात आती है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 की। एसएससी को जो है एक सैलरी मिली थी एरियर्स के अंदर और उसका बेनिफिट लेना था। उसने गलती से क्या किया, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ये जो कॉलम है इसके अंदर अमाउंट फिल कर दिया और फॉर्म 10 को फिल करना भूल गया। उसने रिटर्न सबमिट कर दी, रिटर्न भी सबमिट हो गई, ई वेरीफाई कर दिया। कुछ दिनों बाद में एसएससी को नोटिस आता है, उस नोटिस को उसने ध्यान नहीं दिया और फिर क्या हुआ कि जो ये रिलीफ थी इसको डिसअलाउड कर दिया गया बिकॉज रीजन 10 फॉर्म नहीं भरा गया। तो ध्यान रखिए इस तरीके का जब भी एरियर्स आपको मिलता है तो सबसे पहले 10 फॉर्म भरना पड़ेगा क्लेम करने के लिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पर अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर ध्यान रखिए कि पेंडिंग एक्शन में जो रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड है और ई प्रोसीडिंग है इसके कॉलम को आपको चेक करना है। इसी एसएससी के साथ क्या हुआ था कि इसको ये इसी का नोटिस आया था ई प्रोसीडिंग के अंदर, जो उसने ध्यान नहीं दिया। तो ई प्रोसीडिंग में जब आप यहाँ पर जाएंगे तो फॉर योर एक्शन और फॉर योर इन्फॉर्मेशन करके दो कॉलम आएंगे। यहाँ पर उसको प्रोसीडिंग का नेम दिया हुआ था और सब कुछ दिया हुआ था लेकिन उसने चेक ही नहीं किया और उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी। अब रिटर्न फाइल करने के बाद में उस पर्टिकुलर ईयर में उसको 20,000 रुपये का रिफंड मिलना था, लेकिन जो ये डिमांड नोटिस था ये 10,000 रुपये से रिलेटेड था। तो उसको रिफंड जो मिला वो केवल 10,000 रुपये का मिला और बाकी का जो ये 10,000 का डिमांड है वो इससे एडजस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर उसको दोहरी मार पड़ी। फ्रेंड्स इसके साथ साथ ही अब आपको ध्यान रखना है कि माई प्रोफाइल में जाना है। माई प्रोफाइल में जाने के बाद में कुछ इस तरीके का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप चेक कर लीजिए अपने पैन का स्टेटस कि वो एक्टिव है या नहीं है, आधार नंबर आपका लिंक है या नहीं है। फ्रेंड्स इसी के साथ साथ यहाँ पर माई बैंक अकाउंट और माई डीमेट अकाउंट आएगा। माई डीमेट अकाउंट का मतलब ये होगा कि अगर आप डीमेट अकाउंट ऐड करते हैं तो ई वेरीफाई कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट से भी। माई बैंक अकाउंट में क्या है कि आप जब भी मार्च 2024 की रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो अब एक और नई रिक्वायरमेंट आई है कि आपके जितने भी एक्टिव बैंक अकाउंट है उन सबको डिटेल आपको यहाँ देना है। तो माई बैंक अकाउंट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जितने भी बैंक अकाउंट एडेड है एक तो उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट का एक और इम्पोर्टेंस है कि अगर आपको कोई रिफंड मिल रहा है तो ध्यान रखिए इस तरीके का मैसेज आपके पास में आना चाहिए, वैलिडेटेड एंड ईवीसी एनेबल्ड और एलिजिबल फॉर रिफंड। तो ही उस बैंक में आपका रिफंड आएगा, अदरवाइज रिफंड नहीं आएगा। ईवीसी अनेबल्ड का मतलब है कि डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो जाएगा जो भी अमाउंट है। अगर आपको कोई और बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ पर ऊपर एक ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। आप और बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं जितने भी आपके एक्टिव है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि जो हमारा 26 AS है वो एटलीस्ट हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसकी इनकम से मैच होना चाहिए। सबसे पहले 26 AS तक पहुंचने के लिए आपको ई फाइल पर क्लिक करना है, देन इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है और 26 AS पर क्लिक करना है। 26 AS में आपको सारा जितना भी टीडीएस कटा है और जो भी आपको इनकम आ रही है वो डिटेल वहाँ पर दिख जाएगी। इसी के साथ साथ 26 AS के अंदर व्यू और वेरीफाइड टैक्स क्रेडिटों का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट 166827 DB आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सिंपली क्या करना है, एम्प्लॉयर का टैन नंबर डालना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके क्वार्टर सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे मैंने बोला 26 AS में जितनी भी इनकम और टीडीएस आ रहा है वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अमाउंट टीडीएस का रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो वो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से कुछ इनकम जो है वो भी आप इनकम इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो उसको भी ऐड जरूर कीजिए, अदरवाइज आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। अब ये एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इसी पेंडिंग एक्शन में जाके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कंप्लायंस पोर्टल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस कंप्लायंस पोर्टल को हम बिफोर रिटर्न फाइलिंग आपको चेक करना ही करना है। इस कंप्लायंस पोर्टल में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आएगा आपका ए आई एस पर क्लिक करके ऐसा इंस्ट्रक्शन और AIS आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो दो तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, एक TIS और एक AIS। TIS का मतलब होता है कि आपको साल भर में कितनी सैलरी मिली, इंटरेस्ट कितना मिला, आपको और अदर इनकम कितनी मिली, उसका एक कंसोलिडेटेड अमाउंट आएगा। जब आप उस कंसोलिडेटेड अमाउंट को अगर आप इन डेप्थ चेक करना चाहते हैं ईच एंड एवरी लाइन आइटम तो आपको AIS से वो चेक कर सकते हैं। इसी डैशबोर्ड पर रिपोर्ट्स भी मिलेगी। इस रिपोर्ट्स में आपको ये बताया जाएगा कि आपने प्रीवियस ईयर में आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, जिस भी प्रीवियस ईयर पर आप क्लिक करोगे कि आपने इनकम टैक्स चालान कितना पे किया है,
टैक्स का चालान कितना था, इंटरेस्ट का चालान कितना था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसी के साथ साथ ध्यान रखिए कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे एसएससीज ने क्या गलती करी थी, एटलीस्ट 4 से 5 थे। इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर दिया, सबमिट कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई करना भूल गए। वैलिडेट किया, पेमेंट ऑफ टैक्स किया, सबमिट किया, ई वेरीफाई वो करना भूल गए। दूसरा क्या हुआ कि किसी ने ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक कर दिया और उसको ये लगा कि उसने ई वेरीफाई किया, जबकि ई वेरीफाई लेटर का मतलब ये है कि अभी आप ओनली रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, उसको बाद में ई वेरीफाई करेंगे। और अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो ये रिटर्न एज गुड एज यह मानी जाएगी कि आपने रिटर्न कभी फाइल ही नहीं करी थी। तो अगर आपका 31 जुलाई वाला पीरियड चला गया तो आपको अननेसेसरी में पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, और आपकी रिटर्न जो है वो भी एज ए बिलिटेड रिटर्न मानी जाएगी। फ्रेंड्स, मेरा ओपिनियन यही है कि ई वेरीफाई नाउ, जब भी आप रिटर्न सबमिट कर रहे हो तो उसके साथ साथ ई वेरीफाई कर दीजिए। ई वेरीफाई के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, आधार ओटीपी ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट, प्री वैलिडेट डीमेट अकाउंट। ई वेरीफाई अगर लेटर पर भी आप क्लिक करते हैं तो 30 डे सबमिशन में, 30 डेज के अंदर अंदर इसको करना है। ITR वी जो अभी डिपार्टमेंट को भेजते हैं, मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर कोई करता है तो उसको साइंड ITR वी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नॉर्मल और स्पीड पोस्ट में विद इन 30 डेज ही भेजनी है। ध्यान रखिए इसकी पीरियड भी अभी लिमिटेड हो गई है, पहले ये 120 हुआ करती थी कभी, लेकिन अब ये 30 दिन ही हो गई है। ई वेरीफाई करने के बाद में डैशबोर्ड पे 2-3 दिन के बाद में आप इस एक डैशबोर्ड पे जो आपका इनकम टैक्स पोर्टल है वहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करके ये जरूर देखिए कि आपका ये वाला स्टेटस आने लगा है या नहीं आने लगा। अभी जैसे मैं 2022-23 का दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ही 24-25 यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा और आपको ये बताएगा कि रिटर्न फाइल आपने कौन सी डेट को किया था, रिटर्न का वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ। रिटर्न वेरिफिकेशन के बाद में अगर उसका प्रोसेसिंग हुआ है तो यहाँ पर टिक आ जाएगा, प्रोसेसिंग कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर टिक आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कोई डिमांड हुई है या कोई रिफंड आया है तो उसका अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले और करने के बाद ये सब चीज़ें आप चेक कीजिए, जिससे कि आपको हैसल फ्री, अगर रिफंड है या आपको कुछ टैक्स पेमेंट करना है तो वो कर सके, और कोई टेंशन आपको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।